Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are properties of mean, median and mode. Next, shortcut formulas and the problems based on those shortcut formulas. So moving on to our very first slide. सबसे पहले हम मीन मीडियन मोड की प्रॉपर्टीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस उनको समराइज करेंगे बस यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन देयर कैन बी, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितने मीन मीडियन और मोड हो सकते हैं। तो देखिए एक ही मीन हो सकता है, एक ही मीडियन हो सकता है, लेकिन मोड के केस में हमने पढ़ा था कि बाय मॉडल और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस भी हो सकती है। यूनी मॉडल जहां पर एक मोड है, बाय मॉडल जहां पर दो मोड है और मल्टी मॉडल जहां पर दो से भी ज्यादा मोड है। सो बाय मॉडल और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस पॉसिबल हैं, लेकिन मीन और मीडियन सिर्फ एक ही निकल के आ सकता है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं रिजिडली डिफाइंड, और ये इस चीज पर बेस्ड होता है कि जब हम मीडियन, मोड या मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हमने सारे आइटम्स को कंसिडर किया है। तो मीन निकालते टाइम तो सारी वैल्यूज को कंसिडर किया जाता है। मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, दैट इज इट इज द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। भाई मीन निकालते टाइम सारी वैल्यूज का सम लेते हैं, फिर एन से डिवाइड करते हैं। जब हम सम ले रहे हैं तो हम सारी वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। सो मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, और चाहे कोई भी मीन हो, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सब में ही सारी वैल्यूज का यूज होता है। सो मीन जो है वो सबसे रिलायबल मेजर है, इट इज रिजिडली डिफाइंड। लेकिन मीडियन और मोड में ऐसा नहीं है। मीडियन कंपैरेटिवली लेस रिलायबल है। क्यों? क्योंकि मीडियन इज सिंपली द मिड वैल्यू। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ मिडिल वैल्यू को मीडियन मान लेते हैं। और मोड जो है वो तो सबसे कम रिलायबल है, लीस्ट रिलायबल है, क्योंकि उसमें तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू डाटा सेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रही है। जब हम बार बार अलग अलग सैंपल लेंगे तो ये वैल्यू बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकती है, इसीलिए मोड जो है वो सबसे लीस्ट रिलायबल मेजर रहेगा। इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, बाकी सारी वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं। सो मोड इज द लीस्ट रिलायबल वन। फिर है कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली। मीन को ग्राफिकली लोकेट नहीं किया जा सकता, बट मीडियन और मोड को ग्राफिकली भी निकाला जा सकता है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि फर्दर जो है इससे कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीडियन वगैरह निकाला जा सकता है। तो देखिए कंबाइंड मीन का फॉर्मूला और क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। कंबाइंड मीन निकाला जा सकता है, दो सीरीज वगैरह को कंबाइन करके, अगर अलग अलग उनका मीन दे रखा हो तो दोनों सीरीज को कंबाइन करके हम उनका कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। लेकिन मीडियन और मोड के केस में कंबाइंड मीडियन या कंबाइंड मोड जैसा कुछ नहीं होता है। Next, can be calculated for open-ended class interval. So what exactly is this open-ended class interval? पहले ये समझते हैं। देखिए अगर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है इस तरीके से, क्वेश्चन मार्क 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to अगेन क्वेश्चन मार्क। तो ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी लोअर क्लास लिमिट और जो लास्ट वाला क्लास इंटरवल है उसकी अपर क्लास लिमिट, ये दोनों ही एलिमिनेटेड है, क्वेश्चन मार्क है, हमको नहीं पता है। इसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन, मोड में से क्या निकाला जा सकता है? मीडियन और मोड निकाला जा सकता है, लेकिन मीन नहीं। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम मीन निकालते हैं तो हमें मिड वैल्यू चाहिए होती है। अब यहाँ 10 और 20 के बीच में मिड वैल्यू आ जाएगी 15, 20 और 30 के बीच में आ जाएगी 25। लेकिन फर्स्ट वाले और लास्ट वाले क्लास इंटरवल में, क्योंकि हमारे पास एक एक क्लास लिमिट नहीं है, तो हम मिड वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम अज्यूम नहीं करेंगे यहाँ पे कुछ भी। तो इस केस में जो है मिड वैल्यू ही नहीं निकल के आएगी दो क्लास इंटरवल की, तो इसीलिए मीन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन मीडियन और मोड निकाला जा सकता है। क्यों? मीडियन यूजुअली बीच की वैल्यू होती है, इट इज द मिडिल वैल्यू, और मोड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है आ रही है। सो जब हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला में लगाने के लिए पहले मीडियन क्लास और मोड क्लास जो है वो डिटरमाइन करते हैं, तो मीडियन क्लास या मोड क्लास जनरली फर्स्ट और लास्ट क्लास इंटरवल तो नहीं होता है, बीच वाले ही किसी ना किसी क्लास इंटरवल में से हमें जो है मीडियन क्लास और मोड क्लास मिलती है। तो वहां पर फर्स्ट और लास्ट क्लास इंटरवल का जो है इतना यूजेज नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग मीडियन और मोड तो निकाल सकते हैं, लेकिन मीन नहीं निकाल सकते हैं।
Next, can be used for. So mean is only possible to find out with quantitative data. mean को सिर्फ और सिर्फ quantitative data, जब numbers में हमारे पास data हो, numerical data हो, तभी निकाला जा सकता है. but median और mode को हम qualitative और quantitative दोनों के लिए निकाल सकते हैं. so quantitative data के लिए तो हमने इतने सारे examples पढ़ लिए कि हम median और mode कैसे निकाल सकते हैं. but what about qualitative data? qualitative data के लिए देखिए कैसे निकलेगा median और mode. example लेके दिखाती हूँ आपको मैं. फॉर एग्जाम्पल क्लास में बच्चों का टेस्ट हुआ या एग्जाम हुआ एंड वी डू नॉट नो द स्कोर्स. न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास नहीं, हमें उनका स्कोर नहीं पता है. लेकिन हमें जो है टीचर ने ये बताया कि ए की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही टेस्ट में, बी की उससे खराब, सी की उससे खराब, डी की उससे खराब, ई की उससे खराब. तो रैंकिंग पता चल गई, ऑर्डर में आ गया डाटा. तो कोई भी डाटा अगर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर में हो, सीक्वेंस में हो, तो हम मिड वैल्यू का तो पता लगा ही सकते हैं ना. यहां पर हम ये कह सकते हैं सी के जो मार्क्स होंगे वही जो है क्या होंगे, मीडियन स्कोर होगा. सो इस तरीके से डाटा को अगर सिर्फ रैंक किया जा सके और न्यूमेरिकली हमारे पास वैल्यूज नहीं भी हो तो भी हम मीडियन निकाल सकते हैं. मोड की अगर बात करें तो मोड में तो सिर्फ इतना पता लगाना होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या चीज अकर कर रही है. सो फॉर एग्जांपल अलग अलग टीचर्स हैं, एक्स वाई जेड, ये 3 टीचर्स हैं और इन तीनों को अपनी अपनी ओपिनियन देनी है कि क्लास में किस बच्चे का बिहेवियर सबसे अच्छा है. तो एक्स टीचर ने बोला कि ए बच्चे का बिहेवियर सबसे अच्छा है, वाई टीचर ने बोला कि स्टूडेंट बी का बिहेवियर सबसे अच्छा है, जेड टीचर ने बोला कि स्टूडेंट ए का बिहेवियर सबसे अच्छा है. तो 2 टीचर्स कह रहे हैं कि ए का बिहेवियर सबसे अच्छा है. बस मोड निकल के आ गया. ए स्टूडेंट जो है उसका बिहेवियर सबसे अच्छा है, वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू को. सो यहाँ पर हमने मोड निकाल लिया. सिंपली जब हमें ये पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सी वाली चीज जो है वो रिपीट हो रही है, उसके बेसिस पे हम मोड निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर 2 टीचर्स ने ए को चूज किया है तो ए जो है वो मोड हो जाएगा, ए का बिहेवियर. सो क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी हम लोग मोड निकाल सकते हैं. सो मीन जो है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के साथ काम करेगा, मीडियन और मोड क्वालिटेटिव डाटा के साथ भी निकाले जा सकते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट वी हैव इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स दैट इज एक्सट्रीम वैल्यूज. ये पॉइंट ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ क्वेश्चंस के साथ. तो देखिए मीन इज डोमिनेटेड बाय लार्ज वैल्यूज. जितने लार्ज आइटम्स होंगे हमारे डाटा सेट में, जब हम सम टोटल करेंगे तो हमारा मीन भी यूजुअली एक लार्ज वैल्यू आएगी. तो इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, यानी कि जो लार्ज वैल्यूज हैं, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जो आउटलायर्स है वो मीन को अफेक्ट करते हैं. मीडियन जो है इट इज नॉट अफेक्टेड, मोड इज नॉट अफेक्टेड. ये इनसेंसिटिव है आउटलायर्स को लेके. क्यों? मीडियन क्या है, मिड वैल्यू है. फर्स्ट वैल्यूज, स्टार्टिंग वैल्यूज कितनी भी छोटी हो या लास्ट की वैल्यूज कितनी भी बड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है, मीडियन तो मिड वैल्यू रहेगी. तो इसके ऊपर आउटलायर्स का इतना कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. और मोड जो है वो सिंपली वो आइटम है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है. लास्ट आइटम कितना बड़ा है या फर्स्ट आइटम कितना स्मॉल है उससे कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट, अच्छा ये जो 7th वाला पॉइंट है ये एक एग्जाम्पल से भी देख लीजिए. ऑलरेडी पहले भी समझाया जा चुका है बट एक और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है. तो देखिए 2 सैंपल लिए गए हैं. सैंपल 1, डाटा सेट में आइटम है 2 4 6 8 10, टोटल हुआ इनका 30, मीन निकाला 30/5, ये आया 6 और मीडियन बीच की वैल्यू ये है 6. अब जो है क्या किया हमने, यहाँ पर जो है दूसरा सैंपल लिया 1 3 6 55 और 95 आई गेस, यस 95 इट इज. तो अब यहां पर इस केस में ये जो है 95, दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू. ऊपर वाला जो ये केस था ये नॉर्मल डाटा है, 2 4 6 8 10 नॉर्मल डाटा है, कोई एक्सट्रीम या बहुत लार्ज वैल्यू नहीं है. लेकिन सैंपल 2 में एक्सट्रीम वैल्यू है, आउटलायर्स है. अब यहां पर जब हम सम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 160. 160 डिवाइडेड बाय 5 इट इज 32. अब आप देखो मीन की वैल्यू किस तरीके से चेंज हुई है. 6 था, 6 से 32 हो गया, जस्ट बिकॉज हमारे पास एक दो वैल्यू बहुत एक्सट्रीम थी, बहुत हाई थी. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, बट जस्ट बिकॉज सैंपल 2 में एक दो वैल्यू बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यूज थी, लार्ज वैल्यूज थी, इसी वजह से हमारे मीन की वैल्यू देखिए कितनी ज्यादा आई है, 32 आई है. जबकि मीडियन वो बीच वाला नंबर होगा, वो 6 का 6 ही है. सो यानी कि मीडियन के ऊपर आउटलायर्स का इफेक्ट नहीं पड़ा, मीडियंस के ऊपर आउटलायर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. फिर है अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग. सैंपल भी बार बार लिया जा सकता है, अगर एक सैंपल से कोई सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसका भी पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं. अब ये नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, 2 सैंपल दे रखे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर पहला सैंपल आया है 2 4 6 8 10,
सम टोटल है 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, मीन आया 6 और मीडियन जो है मिड वैल्यू वो भी आई है 6। अब जो है कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं था, या फिर अक्सर जो है रिसर्चर्स ऐसा करते हैं कि वो बार बार अलग अलग सैंपल लेके देखते हैं एक ही वेरिएबल के। तो दूसरा सैंपल लिया गया, वेरिएबल सेम ही है हमारा, लेट्स से हम जो है बच्चों की रेटिंग चेक कर रहे हैं आउट ऑफ 10, बच्चों की परफॉर्मेंस आउट ऑफ 10, उनको स्कोर दिया गया है 10 पॉइंट स्केल पे, वो चेक कर रहे हैं हम। तो हमने जो है पहले 5 बच्चों को ऑब्जर्व किया, उनका जो है स्कोर लिया तो ये आया। फिर हमने दूसरा सैंपल लिया 5 बच्चों का, तो ये डाटा सेट हमारे पास आया। अब इसमें देखते हैं मीन कितना आया है। सो टोटल इज 31 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, मीन है 6.2 और मीडियन मिड वैल्यू इट इज 8। अब आप खुद देखो मीन की वैल्यू पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, एक ही वेरिएबल सेट में जब हमने अलग अलग सैंपल्स लिए हैं तो हमारी मीन की वैल्यू में मेजर चेंजेस नहीं है, 6 से 6.2 हो गई। लेकिन मीडियन जो है उसमें चेंज आया है, मीडियन पहले 6 था अब 8 हो गया, तो मीडियन में ज्यादा चेंज आया है। यानी कि मीडियन इज मोर अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग एंड मीन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। क्यों? क्योंकि मीन में हम सम टोटल कर रहे हैं डाटा सेट का। सो लेट्स से हमारे पास 50 लोग हैं, उनसे हमें जो है कोई ऑब्जर्वेशन लेना है, तो 50 में से पहले 5 का सैंपल लिया, ठीक है, फिर दूसरे 5 का सैंपल लिया, हम उन स्कोर्स का या जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी उसका सम टोटल करके मीन निकालेंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सम टोटल या फिर जो एक्चुअल मीन आएगा डिवाइड करने से, n से डिवाइड करने पे सम टोटल को, तो वो जो वैल्यूज आएंगी वो आसपास की आए, ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मीन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, जैसा मैंने आपको करके भी दिखाया। मीडियन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज मीडियन इज जस्ट वन सिंगल नंबर, मिडिल वैल्यू। तो वो मिडिल वैल्यू यहाँ पे जो है 8 हो गई, तो मीडियन 8 हो गया। यही अगर मिडिल वैल्यू 10 हो जाती तो सिंपली मीडियन जो है 6 की बजाय 10 हो जाता। सो मीडियन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और मोड इज मोस्ट अफेक्टेड, क्योंकि जब हम अलग अलग सैंपल्स लेंगे तो कोई भी नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकता है। मोड के सेम रहने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, मोड हर बार चेंज हो सकता है जब आप अलग अलग सैंपल लोगे तो। सो मोड इज मोस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है, मीन मीडियन मोड तीनों ही जो है उनके ऊपर स्केल चेंज होने और ओरिजिन चेंज होने का इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है। मैं इसलिए साथ में ये सिनोनिमस वर्ड्स पढ़ा रही हूँ क्योंकि लैंग्वेज एग्जाम में क्या आएगी उसके अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसे लिख देते हैं मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, या मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, तो आपको पता होना चाहिए क्या सही है। सो डिपेंडेंट है, मीन मीडियन मोड तीनों के तीनों जो है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पर डिपेंडेंट है, तीनों के ऊपर स्केल या ओरिजिन चेंज होने का इंपैक्ट पड़ता है। इस चीज को मैं नेक्स्ट स्लाइड में विद एग्जांपल करके दिखाऊंगी, तब समझाऊंगी। उससे पहले बाकी के 2 बचे हुए पॉइंट्स देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ डाटा, मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, डाटा किसी भी ऑर्डर में हो, हमको तो सम टोटल करना है। लेकिन मीडियन और मोड में डाटा ऑर्डर में हो तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं बात करूंगी इसमें अलग अलग सीरीज की। मीडियन के केस में अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, लेकिन अरेंज तो करना ही पड़ेगा, तब आप मिडल वैल्यू निकाल पाएंगे। मोड के केस में अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो जरूरी नहीं है कि आप डाटा को ऑर्डर में अरेंज करो, आप वैसे भी देख के ही पता लगा लोगे कि कौन सा वाला नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो ही हो। लेकिन जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तब मोड में भी डाटा का ऑर्डर में अरेंज होना जरूरी है। मीडियन का तो जरूरी है ही है हर केस में, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, मीडियन निकालने के लिए डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए है। मोड निकालने के लिए अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो हाँ प्रेफरेबल है कि आप उसको ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो ज़्यादा आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है। बट अगर आप डाटा को ऑर्डर में अरेंज नहीं भी करो तो भी सिंपली इट इज इंस्पेक्शन एवरेज, देखते ही हमको पता चल जाता है कौन सा नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर डाटा को ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी होगा मोड निकालने के लिए। और क्यों ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी होगा? क्योंकि मीडियन और मोड के जो फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीडियन का फॉर्मूला L+N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। अब ये जो फॉर्मूलाज है इसमें पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करी जा रही है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यूज करी जा रही है। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मीडियन क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पहले वाला क्लास इंटरवल भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मोड के केस में होता है,
कि पहले मोड क्लास जो होती है उससे पहले वाली क्लास की और बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसीज यूज में आती हैं, तो इसीलिए डाटा का ऑर्डर में अरेंज होना ज़रूरी है। और फॉर्मूलाज को देखते हुए इट इज़ बेटर कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो, इट इज़ बेटर। ऐसा नहीं है कि डिसेंडिंग में नहीं हो सकता, बट इट इज़ बेटर कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, लुकिंग एट दीज काइंड ऑफ फॉर्मूलाज। कैन बी कैलकुलेटेड फॉर इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। भाई मीडियन और मोड के केस में तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन से ही आप मीडियन और मोड निकाल सकते हैं। अगर इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में। क्यों? क्योंकि आपको लोअर लिमिट को भी यूज करना है, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसीज को भी यूज करना है। तो आपके पास जो क्लास इंटरवल्स है वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, तभी आपको एग्जैक्ट लोअर क्लास लिमिट मिल पाएगी। लोअर, अच्छा दूसरी चीज एक और मैंने आपको समझाई थी, याद हो तो, अगर इस तरीके से इंक्लूसिव क्लास है 10 to 19, 20 to 29 इस तरीके से, तो मतलब 19 और 20 की बीच की रेंज 19.5, 19.1, 19.2, 19.4 इस तरीके के जो नंबर्स है वो कहाँ है? वो तो रह गए, वो तो मिस आउट हो गए। तो इसीलिए डाटा का एक्सक्लूसिव होना जरूरी है मीडियन और मोड के केस में। अच्छा, मीन के केस में जरूरी क्यों नहीं है डाटा का एक्सक्लूसिव होना? इंक्लूसिव से ही निकल आएगा, क्यों? वो भी आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से, देखिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये डाटा है 10 to 19, 10 to 19, देन 20 to 29, इस तरीके से डाटा है। तो मीन जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो 10 और 19 के बीच की मिड वैल्यू अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि निकालनी है। अच्छा, इसी को अगर हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, ठीक है। अब जो है ऐसे केस में हमें मिड वैल्यू निकालनी है। दोनों केसेस में अगर हम मिड वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो मिड वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आएगी बताइए? सो इट वुड बी 19 minus 10, that is 9, 9 divided by 2, that is 4.5, so 10 plus 4.5, that is 14.5, यहाँ पे हो गया 24.5, ये आई मिड वैल्यू। ऐसे ही इस केस में देखो 9.5 से 19.5 कितना गैप हुआ? 10 का, 10 का आधा कितना हुआ? 2, 10 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 10 का आधा कितना हुआ? 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, सो 9.5 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा? 14.5। ऐसे ही 19.5 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 24.5। अब आप देखो मिड वैल्यूज निकालने में कोई फर्क आया? नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन चाहे इंक्लूसिव है चाहे एक्सक्लूसिव है, दोनों ही केसेस में हमारी जो मिड वैल्यूज है वो वही आ रही हैं, और मीन में हमें मिड वैल्यूज ही चाहिए होती हैं कैलकुलेट करने के लिए। इसीलिए चाहे आप इंक्लूसिव डाटा लो चाहे एक्सक्लूसिव डाटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन निकाल सकते हो दोनों से। लेकिन मीडियन और मोड के केस में, क्योंकि किसी भी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट का इस्तेमाल होना होता है, क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है फॉर्मूला में, मीडियन वाले फॉर्मूला में इंटू एच भी आता है, तो क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है वो दोनों केसेस में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में अलग अलग हो जाएगी। यहाँ 9 विड्थ है, यहाँ 10 विड्थ है। तो क्योंकि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इस वजह से जो है मीडियन और मोड के केस में डाटा को एक्सक्लूसिव डाटा में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर। अब हम बात करेंगे अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की। ये ऐसी प्रॉपर्टीज है, देखिए कि रिलायबिलिटी बोल रहे हैं तो किस आधार पे हम किसी भी एस्टीमेट को रिलायबल बोल रहे हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का क्या मतलब है, ठीक है। ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये आगे हर एक चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। यहाँ से आपको अपने माइंड में ये क्लियर कर लेना है कि चेंज ऑफ ओरिजिन जब ये बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग जब बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है, किसी एस्टीमेट को रिलायबल बोला जा रहा है तो वो किस बेसिस पे बोला जाता है कि वो सारी वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए। इस तरीके से इन ये जो बेसिक्स हैं प्रॉपर्टीज के, ये क्लियर होने चाहिए। तो अब मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखो, ये एक्स वेरिएबल है, ये डाटा सेट है 3, 3, 6, 8, 10। मीन निकाला, सम टोटल जो है वो आया 30 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 6। मीडियन बीच वाली वैल्यू दैट इज 6। मोड 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हुआ है, सो 3 इज द मोड। अब जो है लेट्स से हम यहाँ पर इस डाटा सेट की
हर एक आइटम में 2 ऐड कर देते हैं। सो 3 + 2 5, 3 + 2 5, 6 + 2 8, 8 + 2 10 एंड 10 + 2 12। डाटा सेट के हर एक आइटम में हमने एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया। अब मीन निकालते हैं। टोटल आया 40, 40 डिवाइडेड बाय 5 इज 8। तो जो हमारा न्यू मीन आया है, पुराना मीन 6 था, अगर उस पुराने मीन में भी हम सिंपली 2 ऐड कर देते तो वो 8 बन जाता। यानी कि हमने डाटा सेट के सारे जो आइटम्स थे उन पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी कि सब में +2 किया, वही अगर हम पुराने मीन में भी कर देते तो हमारा नया मीन निकल के आ जाता, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। मीडियन 8, अब मीडियन में भी वही हुआ, सिंपली +2 हो गया। पुराना वाला मीडियन 6, नया वाला 8, 6 + 2 8। मोड 5, पुराना वाला मोड 3, नया वाला मोड 5, 5 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। सो 3 + 2 5। तो यानी कि जब हम किसी भी वेरिएबल डाटा सेट में सारी की सारी वैल्यूज के ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, या फिर माइनस का केस भी हो सकता था, याद रखना, सारी वैल्यूज में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं या कोई कांस्टेंट नंबर माइनस करते हैं, तो नया मीन मीडियन मोड निकालने के लिए भी हमको वही कांस्टेंट नंबर पुराने मीन मीडियन मोड में ऐड कर देना है या लेस कर देना है, जो भी केस हो। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का केस देखो, सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 8 × 2 = 16, 10 × 2 = 20। सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, नया मीन निकालते हैं। सो सम टोटल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज इज 60 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 12। तो पुराना मीन कितना है? 6, ओरिजिनल मीन 6 × 2 ये 12 आ गया। तो हमने जो है डाटा सेट की सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो नया मीन निकालने के लिए भी हम सिंपली पुराने मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो नया मीन आ जाएगा। ऐसे ही मीडियन वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये बीच का नंबर है 12, मिडिल वैल्यू। पुराना मीडियन है 6, 6 × 2 कितना होगा? 12, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पुराने मीडियन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नया मीडियन आ गया। और 6 नंबर यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नया मोड है 6। पुराना मोड कितना था? 3, 3 × 2 6। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? अगर हम किसी भी वेरिएबल डाटा सेट की सारी वैल्यूज को किसी पर्टिकुलर नंबर से, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो नया मीन मीडियन मोड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपली जो पुराना मीन मीडियन मोड था उसको भी उसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का केस ले सकते हैं। अगर सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है किसी एक नंबर से, तो नया मीन मीडियन मोड निकालने के लिए पुराने मीन मीडियन मोड को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हमने सारी वैल्यूज को किसी नंबर से डिवाइड किया होता, तो हम नया मीन मीडियन मोड निकालने के लिए पुराने मीन मीडियन मोड को उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। बट वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज कि जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन व्हाटएवर, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए और सारे वैल्यूज पे वो काम होना चाहिए। अगर +2 कर रहे हो तो सारी वैल्यूज में करोगे, -2 कर रहे हो तो सब में करोगे, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो सारी वैल्यूज का करोगे, डिवीजन कर रहे हो तो सारी वैल्यूज का करोगे, और एक कांस्टेंट नंबर से करोगे। सो इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑल द नंबर्स ऑफ अ सीरीज बाय अ कांस्टेंट नंबर, तो हमें नया मीन, मीडियन और मोड निकालने के लिए वही सेम ऑपरेशन पुराने मीडियन, मीन और मोड पर परफॉर्म करना है। ये तो एक प्रॉपर्टी है अपने आप में, ठीक है। अच्छा, चेंज ऑफ ओरिजिन शब्द का क्या मतलब हुआ? जब हम सारी वैल्यूज में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं या लेस करते हैं, तो मतलब हम ओरिजिन चेंज कर रहे हैं। इसको बोला जाता है, इस फंक्शन को, चेंज ऑफ ओरिजिन। और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो बोला जाता है हमने स्केल चेंज किया है। इट इज नोन एज चेंज ऑफ स्केल। अच्छा, इसके अलावा मैंने बोला था कि ऑल 3, मीन, मीडियन एंड मोड, आर डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये तीनों के तीनों ओरिजिन और स्केल के चेंज होने पर इफेक्ट होते हैं। कैसे? जब हमने सारी वैल्यूज में कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड किया, तो हमारा मीन की वैल्यू भी चेंज हुई, मीडियन की वैल्यू भी चेंज हुई, मोड की वैल्यू भी चेंज हुई, यानी कि +2 करने पर इफेक्ट आया मीन, मीडियन, मोड में। ऐसे ही जब हमने सारी वैल्यूज को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो भी हमारे मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू चेंज हुई है। इसका मतलब अगर हम जो है ओरिजिन चेंज करते हैं या स्केल चेंज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं सारे नंबर्स का किसी एक कांस्टेंट नंबर के साथ,
तो हमारा नया मीन, मीडियन और मोड जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मीन, मीडियन, मोड वही पुराना वाला नहीं रहेगा, इसीलिए बोला जाता है यस, मीन, मीडियन, मोड इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सुनो। चेंज ऑफ ओरिजिन को मैंने क्यों बोला कि प्लस और माइनस की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में, क्लास में बच्चों का वेट नापा जा रहा है, वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन का कांटा 0 पे नहीं था, वैसे तो 0 पे होना चाहिए तभी एक्यूरेट वेट का पता चलेगा, कांटा 0 पे था ही नहीं, वो तो 2 पे था। सारे बच्चों का वेट नाप लिया, बाद में टीचर ने रियलाइज किया, जब टीचर अपना वेट नापने गई, अरे ये जो है सुई जो थी वेइंग मशीन की, ये तो 0 पे थी नहीं, ये तो 2 पे थी। यानी कि बच्चों का जितना भी वेट ऑब्जर्व किया गया वो एक्चुअल वेट से 2 किलो ज्यादा हो गया। तो इस केस में बच्चों का ओरिजिनल वेट, एक्चुअल वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों के वेट की जो भी ऑब्जर्वेशन आई होंगी उन सब में से 2 माइनस कर दो, फिर बच्चों का एक्चुअल वेट निकल आएगा। ये होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। आई होप अब इस एग्जांपल से क्लियर होगा। सो इस तरीके से कई बार ओरिजिन चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है हमको। चेंज ऑफ स्केल, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज सेंटीमीटर में दे रखी है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। कोई चीज किलोग्राम में दे रखी है, केजी में दे रखी है, केजी से ग्राम्स में कन्वर्ट करो या ग्राम्स से केजी में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही करना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो कई बार इस तरीके से हमको वैल्यूज का स्केल चेंज करना पड़ता है, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। सो आई होप दिस होल कंसेप्ट इज क्लियर, क्योंकि बार बार आगे के चैप्टर्स में भी कोरिलेशन, रिग्रेशन सब में बताना पड़ता है कि भाई ये जो वैल्यूज हैं ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो मीन, मीडियन और मोड तो तीनों अफेक्ट होते हैं। आप ओरिजिन चेंज करेंगे, स्केल चेंज करेंगे, तो उस केस में पुराना वाला मीन, मीडियन, मोड नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आई होप ऑल द प्रॉपर्टीज आर क्लियर। अब जो है कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखते हैं मीन की और फिर मीडियन की देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है, एक्स वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। ये हमने जो है यहां पर मीन निकाल लिया, सम टोटल 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5। ये आ गया यहां पर हमारा मीन 5। फिर जो है हमें क्या करना है, हमें करना है x माइनस एक्स बार। डाटा सेट की सारी वैल्यूज में से हम मीन की वैल्यू माइनस करके देखेंगे। सो मीन है 5, तो x माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 5 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 5 3। अब इसका सम टोटल ले लो, सिग्मा x माइनस एक्स बार का, सॉरी सिग्मा x माइनस एक्स बार यानी कि x माइनस एक्स बार, ये जो डेविएशंस आई हैं इनका सम टोटल कितना आ रहा है, 0, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, सो द सम इज 0। सो पहली प्रॉपर्टी यही है, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0। अगर हम डेविएशंस लेते हैं एक्चुअल मीन वैल्यू से तो उनका सम टोटल हमेशा 0 आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए तो किसी भी तरीके से आ सकता है, वो इस तरीके से आपको सिंबल्स के साथ लिख के भी दे सकते हैं कि बताओ सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू कितना होता है, और या फिर वो थ्योरेटिकली लिख के पूछ सकते हैं कि बताओ सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू व्हाट। तो याद रखना ये एक्चुअल मीन है, ये हमने एक्चुअल मीन निकाल के देखा था, ऐसे नहीं कि कोई भी नंबर से डेविएशन ले लो। एक्चुअल मीन से जब डेविएशंस लेते हैं, ये डेविएशन होता है x माइनस एक्स बार। सो एक्चुअल मीन से जब डेविएशंस लेते हैं तो सम टोटल हमेशा 0 ही आएगा। फिर जो है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके देखते हैं, यानी कि डेविएशंस का स्क्वायर। So minus 3 into minus 3 that is plus 9, minus 1 into minus 1 that is plus 1, 1 into 1 1, 3 into 3 9। इसका सम टोटल करेंगे, ये आया हमारा 20। अब डेविएशन के अलावा, सॉरी जो हमने डेविएशन ली थी एक्चुअल मीन से, उसमें एक्चुअल मीन के अलावा किसी और वैल्यू से डेविएशन लेके उसका स्क्वायर करते हैं। सो हमारा एक्चुअल मीन 5 था, हम कोई भी और नंबर ले लेते हैं, लेट्स से हमने 6 ले लिया, ठीक है। इस डाटा सेट में से हमने कोई और नंबर ले लिया, 6 ले लिया, ये मीन नहीं है। तो इससे हमें डेविएशन निकालना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। सो 2 माइनस 6 इज माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 4 माइनस 6 इज माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 सॉरी 6 माइनस 6 इज 0 एंड 8 माइनस 6 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। इसका सम टोटल करेंगे, कितना आया, 24 आया। यहां पर मैं आपको क्या शो करना चाहती हूं कि जब हम
डेविएशंस एक्चुअल मीन वैल्यू से लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, तो जो सम टोटल आता है वो हमेशा मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, एज कंपेयर टू स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अदर वैल्यूज। अगर हम मीन को छोड़ के कोई भी और वैल्यू लेते हैं, उससे डेविएशन निकाल के फिर स्क्वायर करते हैं और सम टोटल लेते हैं, तो वो सम टोटल हमेशा ज्यादा आएगा। सो इसको हम थ्योरेटिकली ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू मिनिमम। हम जो है डेविएशंस ले रहे हैं अगर मीन से और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसका जो सम टोटल होगा वो हमेशा मिनिमम आएगा, सबसे कम आएगा। सिग्मा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार यानी कि ये डेविएशन हो गया, एक्चुअल मीन से डेविएशन ले रहे हैं, एक्स बार इज रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल मीन वैल्यू, इसका स्क्वायर करके इसका समेशन कर रहे हैं, तो जो भी सम टोटल आएगा वो हमेशा मिनिमम होगा। अगर हम यहाँ पर मीन की जगह कोई भी और वैल्यू लेते हैं तो ये सम टोटल हमेशा ज्यादा आएगा। ये तो थी इंडिविजुअल सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस ले लेते हैं भाई, एक वो भी चेक करके देख लेते हैं। सो ये एक्स वैल्यूज दे रखी हैं आपको, एक्स बार यानी कि मीन निकाल लो। सम टोटल 64, सम टोटल इज, सॉरी एफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो एफ एक्स निकालेंगे पहले। सो एक्स वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, एफ एक्स निकालेंगे पहले। सो 2 इंटू 4 8, 4 3 12, 6 6 36 एंड 8 1 8। सो fx का समेशन आया 64, सो 64 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज 14। ये आपकी x बार की वैल्यू आ गई 4.6, 4.6 एक्चुअल मीन वैल्यू आई है। x माइनस एक्स बार करके देखते हैं, ठीक है। सो 2 माइनस 4.6 माइनस 2.6, 4 माइनस 4.6 माइनस 0.6, 6 माइनस 4.6 1.4 एंड 8 माइनस 4.6 दैट इज 3.4। ये आ गया x माइनस एक्स बार। इसका सम टोटल करके देख लो कितना आएगा। अच्छा एक चीज और, डायरेक्टली हमको यहां पर सम टोटल नहीं करना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली है ये वैल्यूज। सो यहां पर हमको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। सो लेट्स कट दिस आउट, जस्ट अ सेकेंड, कट दिस आउट। डायरेक्टली सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, सो 4 इंटू माइनस 2.6 माइनस 10.4, 3 इंटू माइनस 0.6 माइनस 1.8, 6 इंटू 1.4 दैट इज 8.4 एंड 1 इंटू 3.4 दैट इज 3.4। अब इसका हम समेशन करेंगे तो सिग्मा एफ ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 आएगा। इस केस में अगर आप जो है सम टोटल करके देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0 वैल्यू आएगी, थोड़ा बहुत पॉइंट का फर्क हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली 0 ही वैल्यू आएगी। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में फिर हम लोग जो है किस तरीके से लिखेंगे, वहां जैसे इस इंडिविजुअल सीरीज में लिख रहे थे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, इस केस में हम ऐसे लिखेंगे सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी है क्योंकि, सो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लिखेंगे। और चाहे तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी हम प्रूव कर सकते हैं दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। यहाँ पे स्क्वायर वाला केस मैंने नहीं किया है, वो मैंने ऑलरेडी ऊपर करके दिखा दिया था, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट हेयर। सो दोनों ही प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मीन की, इसको याद रखना है। ऐसे ही मीडियन की भी प्रॉपर्टी होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। So the special property of median is proving with example। ये x वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब इस केस में आपको मीन निकालने की तो जरूरत है नहीं, so leave it। जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको मैं एलिमिनेट कर रही हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं हो। निकालने को मीन निकाल लो, किसी भी केस में क्या फर्क पड़ता है, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमें जो चाहिए वो है मीडियन। सो मीडियन है ये मिड वैल्यू 6, तो x वैल्यूज माइनस मीडियन करते हैं। सो 2 माइनस 6 इज माइनस 4, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, 6 माइनस 6 इज 0, 8 माइनस 6 इज 2 एंड 10 माइनस 6 इज 4। ये आ गई x माइनस मीडियन वैल्यूज। अब x माइनस मीडियन वैल्यूज एज इट इज नहीं लेनी है, उसका मॉड लेना है। ये जो लाइंस है ना, ये इस तरीके से जो लगी हुई है, इसको बोलते हैं मॉड, मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस का मतलब होता है कि आप किसी भी आइटम की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है यू आर इग्नोरिंग द साइंस, साइन को इग्नोर करके एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है।
सो x माइनस मीडियन, ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मतलब साइन को इग्नोर करके, तो कहेंगे कि इनका मॉड ले रहे हैं, मॉड्यूलस ले रहे हैं। सो -4 4 हो जाएगा, -2 2 हो जाएगा, 0 का 0, 2 का 2, 4 का 4, साइंस इग्नोर करने हैं। फिर जो है हम इसका सम टोटल निकालेंगे, तो ये आया 4 and 2 6, 6 and 2 8, 8 and 4 12। अब यही काम पहले किसी और नंबर के साथ करके देखते हैं। यहां पर तो हमने एक्चुअल मीडियन वैल्यू ली थी, कोई और नंबर ले लेते हैं, लेट्स से हमने 4 ले लिया। सो x माइनस 4, 2 माइनस 4 इज -2, बट हम डायरेक्टली मॉड वैल्यू ले रहे हैं इसलिए माइनस का साइन हटा दिया। 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 4 4 एंड 10 माइनस 4 इज 6। और क्योंकि डायरेक्टली मॉड लिया गया है इसीलिए मतलब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लिख रहे हैं, माइनस का साइन हमने यहां पर नहीं लगाया, कैंसिल। इसका सम टोटल करो, कितना आया 14। कम कहां पर आया, कम वहां पे आया जब हमने डेविएशन मीडियन से लिया था, एक्चुअल मीडियन वैल्यू से लिया था। तो ये प्रॉपर्टी कहती है दैट सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। अगर हम, सबसे पहली चीज तो ये समझ लो एब्सोल्यूट डेविएशन क्यों लिखा है, एब्सोल्यूट इसलिए बिकॉज वी आर इग्नोरिंग द साइंस, हम मॉड वैल्यू ले रहे हैं। ये देखो, हम ओरिजिनल x माइनस मीडियन की वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम मॉड वैल्यू ले रहे हैं। सो सिग्मा मॉड x माइनस मीडियन इज इक्वल टू हमेशा मिनिमम आएगा। सो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, डेविएशन ले रहे हैं एक्चुअल मीडियन वैल्यू से ले रहे हैं और एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हैं, साइंस को इग्नोर करके ले रहे हैं। फिर जो सम टोटल करेंगे वो हमेशा मिनिमम आएगा एज कंपेयर टू अगर हम मीडियन की जगह और कोई वैल्यू लेते। अगर हम मीडियन की जगह कोई और वैल्यू लेते और उससे हम डेविएशन निकाल रहे होते और फिर मॉड लेते तो देखो हमारा सम टोटल ज्यादा ही आएगा। So sum of absolute deviations taken from median will always be minimum। ये प्रॉपर्टीज यहाँ खत्म नहीं होंगी, इन प्रॉपर्टीज का आगे के चैप्टर्स में यूज आएगा। So I hope this property is also clear. Moving on to next slide. अब हम पढ़ेंगे suitability according to data type। Mainly हमने mean, median, mode पढ़ा और हमने 4 लेवल्स ऑफ डाटा मेजरमेंट पढ़े थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। कौन से वाले डाटा टाइप के लिए कौन सा वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे ज्यादा सूटेबल है? सो फॉर नॉमिनल डाटा मोड इज द मोस्ट सूटेबल वन। सबसे पहले तो ये समझ लो नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है, और मीन सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज पे निकाला जा सकता है। तो मीन का तो लेना देना ही नहीं है नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल से, सिर्फ मीडियन और मोड निकाला जा सकता है। अब नॉमिनल लेवल ऑफ डाटा जो है उस केस में क्या सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा? मोड। नॉमिनल लेवल डाटा के लिए सिर्फ मोड ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई सर्वे क्वेश्चनर भरवाया, ऑप्शन दिए, डॉक्टर है कि प्रोफेसर है कि इंजीनियर है जो पर्सन क्वेश्चनर भर रहा है। एक ने बोला, एक ने फिल किया डॉक्टर, दूसरे ने प्रोफेसर, तीसरे ने इंजीनियर पे टिक किया, फिर एक ने डॉक्टर पे किया, फिर उसके बाद वाले ने भी डॉक्टर पे, फिर उसके बाद वाले ने प्रोफेसर पे, फिर उसके बाद वाले ने इंजीनियर पे, इस तरीके से। तो हम मैक्सिमम पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितना है। डॉक्टर, 3 डॉक्टर्स ने क्वेश्चनर फिल किया है, 2 प्रोफेसर्स ने और 2 इंजीनियर ने। सो वी नो मैक्सिमम, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज फिलिंग अप द क्वेश्चनर। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो लोग क्वेश्चनर फिल कर रहे हैं वो कौन है? डॉक्टर है। हमारे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स किसका आया है? डॉक्टर का आया है। अब यहाँ पर इस चीज के ऊपर मत जाना कि भैया प्रोफेसर 2 हैं, इंजीनियर 2 हैं, तो इस केस में तो क्या कहते हैं 2 जो है वो मोड होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर हमें कोई ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल रही है। यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं सिर्फ कि हमारे पास जो क्वेश्चनर आए हैं फिल होके, हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया है उसमें से मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है किस प्रोफेशन से आया। सो मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमारे पास डॉक्टर प्रोफेशन से आया है, ठीक है। सो मैक्सिमम आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास नॉमिनल डाटा, नॉमिनल डाटा जिसको सिर्फ क्लासीफाई वगैरह किया जा सकता है। ऑर्डिनल डाटा जिसको रैंक किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। जब हम चीज़ों को रैंक कर सकते हैं सीक्वेंस में, ऑर्डर में, तो हम मिडिल वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ऑर्डिनल लेवल ऑफ डाटा के लिए मीडियन सबसे सूटेबल है। जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया था कि हमें ये नहीं पता कि बच्चों का स्कोर कितना है, लेकिन टीचर ने ये बता दिया कि ए का स्कोर सबसे हाईएस्ट है, उससे कम बी का, उससे कम सी का, उससे कम डी का, उससे कम ई का। ये ऑर्डर में डाटा अरेंज हो गया। अब आप बता सकते हो कि सी का जो स्कोर होगा वही मीडियन स्कोर होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप मीडियन वैल्यू निकाल सकते हो जब आपके पास क्वालिटेटिव डाटा हो। सिर्फ और सिर्फ जरूरी यह है कि डाटा सीक्वेंस में या ऑर्डर में अरेंज हो सकता हो, रैंकिंग पॉसिबल हो।
नेक्स्ट कम्स इंटरवल एंड रेशियो लेवल डाटा, ये क्वांटिटेटिव डाटा है। अगर डाटा क्वांटिटेटिव है, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा है, तो मीन मीडियन मोड में से हमेशा मीन को चुना जाना चाहिए है। अगर हम सब कुछ हटा दें और सिर्फ नॉर्मली पूछा जाए कि मीन मीडियन मोड में से विच इज द बेस्ट मेजर, देन मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जब हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है, जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो हम प्रेफरेबली मीन निकालेंगे। लेकिन उसमें भी दो केस है, इंटरवल और रेशियो, दोनों ही क्वांटिटेटिव डाटा है, लेकिन वो डाटा स्क्यूड है या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। अगर डाटा स्क्यूड नहीं है, रेगुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीन निकालेंगे। लेकिन अगर डाटा स्क्यूड है, स्क्यूड मतलब आउटलायर्स है, एक्सट्रीम वैल्यूज है, तब मीन से बेटर क्या होगा, तब मीन से बेटर मीडियन होगा, बिकॉज मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स। इसीलिए उस केस में मीडियन जो है वो बेहतर मेजर होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर कि कौन से लेवल ऑफ डाटा के लिए कौन सा वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अब आते हैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला पे, जो कि मीन मीडियन मोड तीनों के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, अगर एक नॉर्मल रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। यस, ऐसे केसेस होते हैं जहां पर मीन मीडियन और मोड बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल 2 4 सॉरी नॉट ओके, ठीक है, 2 4 6, then next should be 6 and 12। इस तरीके का एक सीक्वेंस हमने ले लिया। इसका जो है मीडियन होगा 6, मोड होगा 6, क्योंकि मोड 6 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, सो मोड भी 6, मीडियन मिड वैल्यू भी 6। और एक बार मीन निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। 4 and 2 6, 6 6 12, 12 6 18, 18 and 12 is 30। 30 divided by 1 2 3 4 5, so 30 divided by 5 is 6। so मीन मीडियन मोड तीनों 6 हैं। so ऐसे केसेस पॉसिबल हैं जहां पर मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू ओवरलैप करें। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस को हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस, वहां पर मीन मीडियन मोड जो है तीनों की वैल्यू ओवरलैपिंग होती है, तीनों बराबर होते हैं। अब वो केसेस जहां डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होती है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर नहीं है, जहां पर मीन मीडियन और मोड बराबर नहीं है, तो वहां पर मीन मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन है, वो इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हो रहा है। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन, या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है ऊपर, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। इसको जो है मैं ब्रैकेट से बाहर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा 3 मीन माइनस 3 मीडियन, ठीक है। मोड की वैल्यू को या फिर 3 मीडियन को इधर ले आती हूँ, ये वाला फॉर्मूला बनाना है हमको। सो 3 मीडियन को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन, ये एक मीन इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचा 2 मीन, और मोड इधर आके प्लस हो जाएगा, सो प्लस मोड। बन गया ये वाला फॉर्मूला। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब एग्जाम में एक तो ये फॉर्मूला आ सकता है डायरेक्टली, और इस फॉर्मूला को अरेंज करने के देखो बहुत तरीके हैं। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, एक याद कर लो बस इतना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बाकी किसी भी फॉर्मेट में फॉर्मूला जो है लिखा हुआ है आए, आप रीअरेंज करके देख सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप तीनों प्रकार से या चारों प्रकार से जितनी तरीके से भी रीअरेंज हो सकता है फॉर्मूला सब रटोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई भी एक याद कर लो और फिर रीअरेंज करके आप देख सकते हैं। सो दिस फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर नहीं है, स्क्यूड है। स्क्यूड मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, आउटलायर्स हैं, वहां पर मीन मीडियन मोड में ये रिलेशनशिप होता है। अच्छा, यही रिलेशनशिप क्यों होता है, ये इक्वेशन कैसे आई, आगे डिस्पर्जन वाले चैप्टर में हम स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस पढ़ेंगे। तो जब हम स्क्यूनेस का चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, तब वहां पर इस चीज को और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी।
फॉर नाउ इतना समझ लो, दो तरीके की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन मीडियन मोड बराबर होगा, दूसरी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, आउटलायर्स होंगे, वहां पर मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन, एक मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, याद रखना, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्सट्रीम वैल्यूज विद आउटलायर्स। अब इसमें मीन और मीडियन की वैल्यू दे रखी है, मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फॉर्मूला लगा दो सिंपली, ये मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सो 3 इंटू 27.9 is the median minus 2 into mean, that is 2 into 26.8. So 83.7 minus 53.6, that is equal to 30.1. ये मोड की वैल्यू आ गई। तो मतलब मीन मीडियन मोड में से किसी भी दो की वैल्यू पता हो तो तीसरे की वैल्यू आप इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कुछ और क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब आप समझिए यहाँ पर, अगर किसी भी चीज का सम टोटल निकाला जा सकता है, किसी भी सीरीज का, तो उसका मीन निकाला जा सकता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम टोटल ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी कि अगर किसी भी सीरीज का सम टोटल हम निकाल सकते हैं तो उसका मीन हम निकाल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, पूरे डाटा सेट की वैल्यूज नहीं दे रखी होती है। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि डाटा सेट की सारी वैल्यूज आपको नहीं दे रखी होंगी, फिर भी आपको जो है मीन निकालने को कहा जा सकता है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, फॉर्मूलाज होते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूलाज। सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। अब आप याद करो स्टार्टिंग के लेक्चर, मैंने जब मीन वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई सीरीज अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसमें n टर्म्स का टोटल सम किस तरीके से निकाला जाता है। मैं उस चीज़ को यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उस फॉर्मूला को। सो अगर कोई भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और बोला जाता है कि उसमें 25 टर्म्स का या 50 टर्म्स का सम टोटल निकालो, तो इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी जो है वो है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। a जो है वो होता है फर्स्ट टर्म और n मीन्स जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स के लिए आपको निकालना है। एक और फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो इसका ये था 0.5n ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये सेम ही फॉर्मूलाज हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है। फिर देखिए, अगर नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर नेचुरल नंबर्स के अलावा बोला जाए होल नंबर्स का सम निकालो, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या होता है? भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे तो आप सम निकाल रहे हो, तो होल नंबर का अगर सम निकालने को कहा जाता है तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में केवल 0 का फर्क है, और किसी भी चीज में 0 ऐड करोगे तो सम तो उतने का उतना ही रहेगा। तो नेचुरल नंबर्स का सम निकालने को बोला जाए या होल नंबर्स का सम निकालने को बोला जाए, फॉर्मूला वुड बी n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 2। This would be sum of first n natural numbers. Sum of square of n natural numbers, n bracket में n+1, then bracket में 2n+1 and this whole divided by 6. Sum of cube of n natural numbers, n+1 divided by 2 और इस पूरे का whole square. ये जो है मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है। स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए लिख के दिए हैं क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का सम निकाल पाएंगे तो हम जो है उसका मीन भी निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो फर्स्ट वाला है, सम ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे आ सकता है क्वेश्चन, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन टर्म्स, ये भी निकालने को आ सकता है। कैसे निकालेंगे? देखिए, कोई अलग फॉर्मूला नहीं यूज करना है। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला हमारे स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा यूज होगा, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको मीन वाले चैप्टर में दे चुकी हूँ। सम ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फॉर्मूला 0.5n ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। इससे हम निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है पहले 10 ऑड नंबर्स या पहले 20 ऑड नंबर्स का जो है आप सम टोटल निकालिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो, पहला टर्म क्या होगा? नंबर 1, ऑड नंबर तो नंबर 1, और लास्ट टर्म क्या होगा?
2n-1 लिया हमने, क्यों? किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन नंबर बनेगा, और उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। सो लास्ट टर्म हम लेंगे 2n-1, ठीक है। और ऑड टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2 होगा, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, सो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 2 हुआ। तो ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज हो गई। जो ऑड टर्म सीरीज होगी या जो इवन टर्म की सीरीज होगी वो अपने आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज होगी, क्योंकि ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन है, 1 3 5 7 सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही अगर इवन टर्म्स ले ले तो 2 4 6 8 सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। सो इसीलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज के फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है। सो द फॉर्मूला इज फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, और ये है n/2। इसको 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, एक ही बात होती है। सो n/2, सो n/2 इंटू a यानी कि फर्स्ट टर्म, पहला ऑड नंबर क्या होगा? 1 प्लस लास्ट ऑड नंबर 2n-1। फिर जो है सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 और -1 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, n और सॉरी 2 और 2 कैंसिल, ये इस तरीके से है n/2 इंटू 2n, सो 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या? n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स कितना होगा? n स्क्वायर। ऐसे ही इवन टर्म्स के लिए निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट n इवन टर्म्स, वही फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला यूज करते हैं, n/2, ठीक है, ब्रैकेट में अब पहला इवन टर्म क्या होगा? 2, सो ये आ गया 2, और लास्ट इवन टर्म 2n, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे इवन टर्म आएगा और n नंबर्स है, सो 2n। सो n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n, सो 2 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर तो वो कट जाएगा। पूरा ही लिख के दिखाती हूँ आप लोगों को फॉर क्लैरिटी। n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n, इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2, ठीक है, 2 बाहर आ गया तो ये बचा 1 प्लस n, ये 2 और 2 कैंसिल, ये बचा n ब्रैकेट में n प्लस 1, ये आ गया आपका इवन नंबर्स का फॉर्मूला। तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन टर्म्स वुड बी n ब्रैकेट में n प्लस 1। अब जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस नाउ। अब आपको बोला गया है सम निकालिए, सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 to 50 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट n इवन नंबर्स ही हुए। अच्छा 1 to 50 50 नंबर है, 50 नंबर में से आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, तो 25 नंबर्स इवन है यहाँ पे, तो n हो गया 25। अब सिंपली हमको सम निकालना है इनका, तो फॉर्मूला लगा देंगे n प्लस 1, सो 25 ब्रैकेट में 25 प्लस 1, 25 इंटू 26 दैट इज 650। और ये हमारे पास सम टोटल आ गया, सम टोटल आ गया। और अगर हमको मीन निकालने को कहा जाता है तो इस सम टोटल को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सिंपली हमारी मीन की वैल्यू आ जाएगी। सम निकालना आ जाएगा तो मीन अपने आप आ जाएगा। लेकिन अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। यहां पे स्टार्टिंग के नंबर थे 1 to 50, तो हमने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दिया n प्लस 1। ये जो पीछे हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना, ये फर्स्ट n इवन नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर के फॉर्मूलाज थे। लेकिन यहां पर तो फर्स्ट n इवन नंबर्स नहीं है, यहां तो 51 to 100 बीच के नंबर्स हैं, उनका सम निकालना है। कैसे निकाले? कोई बात नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज वाला जो फॉर्मूला था 1/2n या कह लो 0.5n, 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इवन नंबर्स, तो पहला इवन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 52, 51 तो ऑड हो गया। कॉमन डिफरेंस इवन नंबर सीरीज में क्या होगा? 2 होगा, 52, 54, 56, 58 2 होगा। और n कितने इवन नंबर होंगे? 25। भाई 51 to 100, ठीक है, टोटल कितने नंबर है? 50, उसमें से आधे इवन है आधे ऑड है, सो 25 इवन नंबर्स है। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, 1/2 n की वैल्यू जो है 25, फिर 2 इंटू a यानी कि 52 पहला नंबर, पहला इवन नंबर 51 के बाद वाला, प्लस n-1 दैट इज 25 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 2। सॉल्व करेंगे 1900 आ जाएगा। सम टोटल आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे मीन वैल्यू आ जाएगी।
सो इस तरीके से जो है हम सम ऑफ इवन नंबर्स निकालेंगे जो बीच के नंबर्स हो. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑल द इवन टर्म्स फ्रॉम 4 to 96. अब इसमें भी बीच के नंबर दे रखे हैं, मीडियन पे बाद में आऊंगी मैं, पहले मीन की बात कर लेते हैं. सो वही मीन निकालने का फॉर्मूला 0.5n ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. या तो ये वाला फॉर्मूला जो है लिख लीजिए, ये सम का फॉर्मूला है, अभी ये सम टोटल का फॉर्मूला हुआ, तो या तो ये फॉर्मूला लिख लो, और या फिर जो पीछे लिखा होता 2a + n-1d वाला इंटू n/2 वो वाला लिख लो, एक ही बात है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज के दो फॉर्मूला है, दोनों लिख सकते हैं. सो 0.5n ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और डायरेक्टली इसको n से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा. अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, 4 और 96, पहला टर्म 4, लास्ट टर्म 96, तो 4 + 96 0.5. ये n और ये n यहीं पे कैंसिल हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है. तो 0.5 ब्रैकेट में 4 + 96, सो 100 इंटू 0.5 दैट इज 50. 50 इज द मीन. मीडियन कैसे निकाला जाए, इसके लिए मैं आपको याद करा दूं कुछ, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी. फॉर एग्जाम्पल अगर ये सीरीज है 2 4 6 8 10, सम टोटल करो पहले टर्म और लास्ट टर्म का, कितना होगा 10 + 2 दैट इज 12. ये हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का टोटल किया, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये बीच का नंबर आ जाता है जो कि मीडियन होगा. ये लॉजिक लगेगा यहाँ पे. तो अगर हमको मीडियन निकालना है किसी भी सीरीज का, ठीक है, स्पेशली अगर वो सीरीज अरिथमेटिक सीक्वेंस में है, तो ये सीरीज अरिथमेटिक सीक्वेंस में थी, हर केस में अप्लाई नहीं होगा. अगर सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और उसका हमको मीडियन निकालना है, तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4, लास्ट टर्म 96, 4 + 96 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 50. सो 50 जो है वो हमारा मीडियन हो गया इस केस में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज आपको दे रखी है 2, 5/2, 10/3, और कह रखा है कि ये सीरीज जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज है. अब आपको इस सीरीज का फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करें भाई, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का तो कोई ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है. हमने एक चीज पढ़ी थी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होते हैं उनका रेसिप्रोकल कर दो, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, इनका रेसिप्रोकल ले लो. सो 2 का उल्टा 1/2, 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5, 10/3 का उल्टा 3/10, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मीन वाले चैप्टर में कि nth टर्म कैसे निकालेंगे. यहाँ पे पहला टर्म है 1/2, तो a हो गया 1/2. कॉमन डिफरेंस d वो है यहाँ पर, मतलब जो गैप है 1/2 और 2/5 के बीच में, 2/5 और 3/10 के बीच में, दैट इज -1/10. ठीक है, इसको जो है सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं. 2/5 -1/2 10, तो ये 5 2 जा, so 2 2 जा 4 minus 2 5 जा, so that is 5. This is equal to -1/10. So -1/10 कॉमन डिफरेंस आया है. सो फिफ्थ टर्म निकालने का या nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का a + n-1d. सो a 1/2, फिफ्थ टर्म निकालना है तो n की जगह पे 5 लिख देंगे, -1, और d की वैल्यू -1/10. सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 1/10. तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज का फिफ्थ टर्म आया है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज का फिफ्थ टर्म बताना था, तो इसका उल्टा कर दो, दैट इज 10. सो फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज इज 10. ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें बस क्या है, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगना होता है. एकदम से एग्जाम में आएगा सो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व, लेकिन पहले से एक बार देखा हुआ होगा, किया हुआ होगा, तो आप लोग कर पाएंगे. हालांकि फिलहाल एग्जाम का जो पैटर्न आ रहा है उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फॉर्मूलाज से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं. इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं. बट एज अ टीचर आई विल ऑब्वियसली कवर दिस ऑल्सो. ट्रिकी क्वेश्चंस कवर नहीं किए तो फिर क्या किया. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब
सम निकाल लिया तो मीन निकल सकता है, तो सम के तो शॉर्टकट फॉर्मूलाज होते हैं, बट व्हाट अगर मीडियन निकालना हो तो इसके लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, सिंपली डायरेक्टली हमको निकालना पड़ेगा प्रॉपरली. सो व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 99. 1 to 99 जितने भी नंबर है उनका मीडियन क्या होगा. तो टोटल नंबर 99 है, ऑड नंबर हुए. सो फॉर्मूला क्या होता है ऑड नंबर के केस में, n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन या आइटम. सो 99 + 1 दैट इज 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50th आइटम. अब 1 to 99 की सीरीज में 50वां नंबर कौन सा होगा, 50 ही होगा. सो 50 इज द मीडियन, वेरी सिंपल. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एक शॉर्ट क्विज ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें 5 क्वेश्चंस थे और क्लास में 30 बच्चे थे. अब ये कह रहे हैं 7 स्टूडेंट्स आंसर्ड 5 क्वेश्चंस करेक्टली, 12 students answered 4 questions correctly, 9 students answered 3 questions correctly and 2 students answered 2 questions correctly. आपको बताना है मीडियन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास. इसमें होगी कंफ्यूजन, क्योंकि अभी तक तो हम लोग को डायरेक्टली ऐसे टेबल बन के मिलती थी, बड़े आराम से हम मीडियन निकाल लेते थे. यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, पूछे गए हैं मीडियन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, मीडियन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकते हैं, उल्टा पुल्टा हो सकता है, इसीलिए बेहतर होगा पहले टेबल बना लो. 7 स्टूडेंट्स आंसर्ड 5 क्वेश्चंस करेक्टली. तो हमारा जो वेरिएबल है x वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेक्टली आंसर कर रहे हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, सो 7 स्टूडेंट्स आंसर्ड 5 क्वेश्चंस करेक्टली. सो 5 क्वेश्चंस के आगे लिखो 7 स्टूडेंट्स. 12 स्टूडेंट्स आंसर्ड 4 क्वेश्चंस करेक्टली. सो 4 क्वेश्चंस के आगे लिखो 12 स्टूडेंट्स. Then 9 students answered 3 questions correctly. So 3 questions, 9 students. And 2 students answered 2 questions correctly. So 2 questions answered by 2 students correctly. अब हम निकालेंगे यहाँ पे cumulative frequency. So 2 plus 9 11, 11 plus 12 23 and 23 plus 7 that is 30. अब हमें मीडियन निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, विच इज एन इवन नंबर. So 30 divided by 2 and 30 divided by 2 plus 1th term. So ये आ गया 15th term plus 30 by 2 that is 15 plus 1 that is 16. 15th term plus 16th term इनका एवरेज लेना होगा. So divided by 2. So 15th term और 16th term कहाँ देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. So 23 वाली में आएगा. इसके आगे x वेरिएबल कितना लिखा हुआ है 4. सो यानी कि 15th टर्म भी 4, 16th टर्म भी 4, 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4. 4 जो है वो हमारा मीडियन हो गया. कुछ अलग नहीं किया है, जो करते आए हैं वही किया है इस क्वेश्चन में, बस फर्क इतना था थ्योरी में क्वेश्चन दे रखा था. अगर टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन नहीं हो तो क्या आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि x वेरिएबल कौन सा है और फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो भी तब जब इस तरीके का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो. सिर्फ इसी चीज को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन दिया था मैंने. सो आई होप ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर क्लियर. मैं होप ही कर सकती हूँ बिकॉज इंटरैक्टिव क्लास नहीं है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आई कैन जस्ट होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि एक एक प्रॉपर्टी को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया है. अगेन स्टैटिस्टिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पीछे का हर लेक्चर कहीं ना कहीं आगे के लेक्चर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा. जो सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स है उसको ठीक तरीके से स्टडी कीजिएगा. पीछे का लेक्चर समझ में नहीं आया, आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. सो सही तरीके से सीक्वेंस में पढ़िएगा, पुरानी चीज़ों को याद रखिएगा नया चैप्टर स्टडी करने के लिए. थैंक यू.